होगा कि लास्ट टर्न पर मैंने मेंडल साहब के बारे में बहुत सारे बातें किया था और आप तक ये मैसेज पहुंचा दिया था कि मेंडल साहब का जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ जन्म, किस देश में हुआ, किस शहर में हुआ, किस गांव में हुआ, उन्होंने पढ़ाई आखिर किया क्या, मैथमेटिक्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और मैथमेटिक्स के बाद उन्होंने एक चर्च के अंदर एज अ प्रीस्ट भी काम किया और वहीं से उनका इंटरेस्ट जागा मटर के अंदर, गार्डन पी प्लांट के अंदर, जिस पी प्लांट को हम लोग साइंटिफिक नाम क्या देते हैं, पाइसम सैटिवम। वहीं से तो उनका इंटरेस्ट जागा। फिर उन्होंने अपने जो भी रिसर्च किए, जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था, रिजल्ट को लगभग 1866 के आसपास में दुनिया के सामने एक जर्नल में पब्लिश किए और पब्लिश करने के बाद लेकिन जब दुनिया को उन्होंने बताया कि मैंने कुछ काम किया है जेनेटिक्स के ऊपर, तो दुनिया के साइंटिस्ट कम्युनिटी इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। कौन? मेंडल उस वक्त क्या एक्चुअल में बहुत छोटे साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत एक साधारण से साइंटिस्ट थे। दैट इज व्हाई इनके रिसर्च के ऊपर ज्यादा किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन एक और ड्रॉबैक तो था कि उस वक्त एक बहुत बड़े साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, उन्होंने जो इवोल्यूशन के ऊपर काम किया था, पूरा दुनिया उनके रिसर्च को पढ़ने में बिजी था और उसी टाइम चार्ल्स डार्विन साहब ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक बुक पब्लिश किया था। पूरा दुनिया इस बुक का एनालिसिस करने में लगा हुआ था। एक और ड्रॉबैक मेंडल साहब के साथ था कि मेंडल साहब चूंकि वो खुद ही मैथमेटिशियन थे, खुद ही वो मैथमेटिक्स के ऊपर स्टडी करते थे, दैट इज व्हाई उन्होंने बायोलॉजी के अंदर भी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ला दिया और मैथमेटिक्स को जब बायोलॉजी के अंदर अप्लाई किया तो उस वक्त के जो टेम्पररी साइंटिस्ट थे उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर मेंडल साहब करना क्या चाहते हैं, मेंडल साहब बताना क्या चाहते हैं। मेंडल साहब को आधे लोग पागल घोषित कर चुके थे। लेकिन फिर तीन साइंटिस्ट, याद आ रहा है क्या? ह्यूगो डे व्रिज फ्रॉम हॉलैंड, कार्ल स्कोरेन फ्रॉम जर्मनी एंड टेस्लेमैन फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ये तीनों साइंटिस्ट इंडिविजुअली काम कर रहे थे अपने अपने देशों में। जब तीनों ने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया तो देखा कि जो काम आज मैं 35 साल बाद कर रहा हूं, ये काम तो ऑलरेडी बहुत पहले किसी ने करके जा चुका था। यानी मेंडल साहब के लगभग मरने के 16 साल बाद और मेंडल साहब के काम करने के लगभग 35 साल बाद तीन साइंटिस्टों ने मिलकर के मेंडल साहब के काम को रीडिस्कवर किया और उन तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि आज हमें काम करके पब्लिश किए हैं, जो काम आज हमने किया है उस काम को मेंडल साहब ने आज से लगभग 34-35 साल ऑलरेडी पहले ही कर दिए हैं। दैट इज व्हाई उन तीनों ने मिलकर के डिसाइड किया कि नहीं, इनका क्रेडिट मेंडल साहब को ही जाना चाहिए। हम लोग अगर होते तो क्या करते थे? अगर हम लोग होते उनके जगह पर तब हम लोग क्या करते? अरे यार फाड़ में जा मेंडल, उनके और फाड़ दो, सब आग लगा दो, पता नहीं चलना चाहिए, मिट्टी के अंदर गाड़ दो, पता नहीं चलना चाहिए, अपना नाम होना चाहिए, यही करते हैं ना। लेकिन उन तीनों ने ऐसा नहीं किया। उन तीनों ने क्या किया कि नहीं, जो काम हम आज कर रहे हैं ठीक ऐसा ही काम आज से 35 साल पहले एक साइंटिस्ट ने करके गया था। दैट इज व्हाई जेनेटिक्स का क्रेडिट किन्हें मिलना चाहिए? उसी साइंटिस्ट को मिलना चाहिए जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेगोर जॉन मेंडल। यहीं तक बात मैंने करके गया था। याद होगा मैंने आपको एक लाइन बताया था कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, ये भी मैंने बात बताया था जब मैं जीन एक्सप्लेन कर रहा था और जीन के साथ जब मैं एलील एक्सप्लेन कर रहा था। जीन और एलील जब एक्सप्रेस में कर दिया था तब मैं आपको समझाया था कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, कि कोई मोटा है तो पतला है, लंबा है तो छोटा है, गोरा है तो काला है। समझाया था ना? इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये भी बात मैंने आपको समझाकर जा चुका था। इसके बाद मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किए थे तब उस वक्त मेंडल साहब ने टोटल 122 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के काम करना शुरू किए थे। लेकिन मेंडल साहब क्या किए? नहीं, मेंडल साहब जब 122 कैरेक्टर को लेकर के काम आगे बढ़ाए तो मेंडल साहब को लगा कि ये तो गड़बड़ होने जा रहा है, रिजल्ट गड़बड़ आने जा रहा है। तब उन्होंने आउट ऑफ 122 में से सिर्फ 7 कैरेक्टर, कितने? सिर्फ 7 उस कैरेक्टर को चूज किए जो कैरेक्टर प्योर कैरेक्टर था, प्योर लाइन का कैरेक्टर था। याद आ रहा ना प्योर लाइन? मैंने लास्ट टाइम पर समझा कर गया था, है ना, कि मेंडल साहब ने आउट ऑफ 122 सिर्फ 7 कैरेक्टर को चूज किए और 7 कैरेक्टर वह कैरेक्टर थे जिनके पास पूरी तरीके से प्योर लाइन वाले कैरेक्टर्स प्रेजेंट हुए करते थे।
ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल साहब आखिर वो जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किए थे, आखिर वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे कौन कौन, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि मेंडल साहब ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था, और पी प्लांट सिलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट उन्हें मिल रहा था। बेनिफिट क्या मिल रहा था कि पी प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी था और पैपिलियोनेसिस फ्लावर भी था। उसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन भी बहुत आसानी से हो सकता था और क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत आसानी से करवाया जा सकता था। मेंडल साहब बोले कि जब मेरे को सेल्फ पॉलिनेशन करना होगा हम छोड़ देंगे, करते रहो। जब मेरे को अपने अकॉर्डिंग पॉलिनेशन करवाना होगा, जब अपने डिजायर के अकॉर्डिंग पॉलिनेशन करवाना होगा, तो मेंडल साहब बोले यार चूंकि पैपिलियोनेसिस फ्लावर है तो एक फ्लावर का जो पेटल्स है इस फ्लावर को कवर किए हुए, तो बाहर से कोई आकर कर नहीं सकता, तो इस कंडीशन में सेल्फ और क्रॉस दोनों करवा सकते हैं। यानी मेंडल साहब जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाना शुरू किए, यानी खुद से पॉलिनेशन करवाना शुरू किए, यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन शुरू किए, और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए क्या हम एक वर्ड दे सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। खुद से हाइब्रिडाइजेशन करवाना शुरू किए, इसका पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के साथ, उसका पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के साथ, इसका पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के साथ, यानी अलग अलग पॉलन ग्रेन का, अलग अलग फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन्स था वो अलग अलग फ्लावर के साथ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? अब यहीं से 2 वर्ड आता है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हमें आखिर कौन से 2 टेक्नोलॉजी के बारे में जानना बेहद जरूरी था, जिसने मेंडल साहब को आगे बढ़ाया। यानी मेंडल साहब जब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज्यादातर फोकस किया। आखिर वो 2 टर्म्स कौन थे, उन 2 टर्म्स का मतलब क्या था, और इन दोनों के हेल्प से कैसे, क्या बोल रहा हूं, दोनों के हेल्प से कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा पा रहे थे, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने चल रहे हैं। तीसरी बात आज जो करेंगे, आज का क्लास जो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी 2-3 बच्चे और भी अभी एब्सेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर वो जुड़ जाते मेरे क्लास में तो आज बहुत बेहतर होता। आज का जेनेटिक्स का क्लास आपको पता चलेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में से एक था, क्योंकि आज बिल्कुल हम बेस तैयार करने जा रहे हैं जेनेटिक्स का, और इस बेस के बदौलत हम अगले टर्न में आगे बढ़ेंगे। आज अगर एब्सेंट हैं, आज का क्लास अगर आप किसी कारण से समझ नहीं पा रहे हैं तो ध्यान रहे अगले टर्न आपको समझ में नहीं आने जा रहा है। और मैं आपको बताते चलूं, आज का रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर रखा है जानबूझ करके। रिकॉर्डिंग आगे मैं दे दूंगा, आज का रिकॉर्डिंग ऑफ है, इसलिए भागना मत, छोड़ना मत, इस उम्मीद में मत रहना ये रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाता है। हम तो आज का रिकॉर्डिंग ऑफ है, ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं। हाँ मैं पहले ही बता दिया तुम लोग बहुत रिकॉर्डिंग करते थे, मेरे ऊपर डेमो देना बहुत जरूरी था। एक बीच में डेमो मैंने दे दिया, आज का रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दिया। आज का क्लास ही बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स का, है ना, इसके बाद तो बहुत स्मूथ हो जाएगा जेनेटिक्स। आज अगर समझ गए, आज का क्लास आपके दिमाग में सेट हो गया तो आगे मेरे को मेहनत ही नहीं पड़ेगा, मेहनत आपका है। ठीक है, बातें करते हैं। अब मेंडल साहब ने क्या किया, मैं सबसे पहले क्या बोला कि मेंडल साहब ने 122 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किया, लेकिन 122 में से फाइनली उन्होंने कितना सिलेक्ट किया, तो मात्र 7। वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से, मैं फटाफट उसके ऊपर बात करता हूं। ध्यान रहे, मैं जो बात करने जा रहा हूं वो एक्चुअल में क्या है, तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। मैं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर बातें करने जा रहा हूं। सेवन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, 2 तरीका है इसे लर्न करने का। एक तो ये है कि अपन इसे पूरी तरीके से रट्टा मार ले, ऐसा होता है, रट्टा मार ले। एक तरीका ये है कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम लोग समझ सके। सर इसमें क्या समझने वाली बात है, ये तो 7 नाम होगा, 7 कैरेक्टर हो गए, आंख बंद करेंगे याद कर लेंगे। लेकिन नहीं, इमेजिन करो, सोचो, कोई भी जो फ्लोरिंग प्लांट है, कोई भी जो प्लांट है, स्टार्ट कहां से होता है, सीड से स्टार्ट होता है भाई। कोई भी प्लांट स्टार्ट कहां से हो रहा है, सीड से स्टार्ट हो रहा है, बीज से स्टार्ट हो रहा है। मेंडल साहब ने एक कैरेक्टर लिया जो सीड से रिलेटेड था।
सीड से आगे चलकर क्या बनता है? प्लांट्स। प्लांट्स लंबा है, छोटा है, यानी प्लांट के हाइट हम देखते हैं, यानी मेंडल साहब आगे चलकर के क्या लिए? प्लांट के हाइट। जब प्लांट तैयार हो जाता है, मेरी बात को पकड़ना, जब प्लांट्स रेडी हो चुका होता है तो फिर प्लांट्स में क्या डेवलप करता है? प्लांट्स के ऊपर क्या डेवलप करता है? फ्लावर। फिर मेंडल साहब ने फ्लावर वाले कैरेक्टर को लिया, और जब फ्लावरिंग हो गया तो हमें पता है इसी फ्लावर्स के अंदर तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, और जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी दुल्हा दुल्हन जब आपस में लवी डबी करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो हमें बात बहुत स्पष्ट है कि आगे चलकर हमें क्या मिलने जा रहा है? फ्रूट मिलने जा रहा है। बोलिए हाँ या ना? यानी जो फोर्थ कैरेक्टर है उन्होंने फ्रूट से लिया। मैंने क्या क्या स्टार्ट किया? प्लांट स्टार्ट कहां से होता है? सीड से। सीड से क्या बना? प्लांट। प्लांट से क्या बना? फ्लावर। फ्लावर से क्या बना? फ्रूट। देखते हैं कैसे 7 कैरेक्टर यहां से निकल करके आता है। जो पहला कैरेक्टर है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मेंडल साहब जो चूज किए वो सीड था। लेकिन मेंडल साहब ने क्या किया कि जब ऑब्जर्व करना शुरू किया सीड के बारे में, तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ सीड ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, कुछ सीड ऐसे हैं जो राउंड है, उसका शेप कैसा है? राउंड है। और कुछ सीड ऐसे चिमड़ा मुमड़ा है। चिमड़ा मुमड़ा मतलब सिकुड़ा हुआ। यानी मेंडल साहब ने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ सीड तो बढ़िया राउंड है और कुछ सीड सिकुड़ा हुआ है, रिंकल्ड है। फिर उन्होंने क्या देखा, यार कुछ सीड तो येलो कलर का दिखाई दे रहा है और कुछ सीड ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। यानी मेंडल साहब ने सीड के 2 कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किए, एक सीड शेप और दूसरा सीड कलर। आते हैं बात करते हैं। यानी मेंडल साहब जो स्टडी किए, एक तो सीड शेप के ऊपर स्टडी किए और जो सेकंड स्टडी किए वो क्या था? तो सीड ही था, सीड का कलर स्टडी किया। सीड का कलर स्टडी किया। सीड से क्या बना था भाई? मैंने बोला सीड से आगे क्या बनने जा रहा है? प्लांट बनने जा रहा है। तो प्लांट में भी इन्होंने क्या देखा? तो प्लांट के हाइट वाले कैरेक्टर को देखा कि प्लांट टॉल है या फिर ड्वार्फ है। यानी जो थर्ड कैरेक्टर इन्होंने स्टडी किया उस कैरेक्टर कौन था? प्लांट के हाइट के बारे में इन्होंने स्टडी करा। जब प्लांट तैयार हो गया, प्लांट रेडी हो गया, अब क्या होगा? अब फ्लावरिंग होगा। फ्लावर्स के बारे में इन्होंने स्टडी करा। अब जब इन्होंने फोर्थ कैरेक्टर फ्लावर लिया तो देखा कि कुछ फ्लावर, ध्यान से सुनना, कुछ फ्लावर तो रेड कलर के हैं या फिर कुछ फ्लावर वायलेट कलर के हैं और कुछ फ्लावर व्हाइट कलर के हैं। तब इन्होंने कौन सा कैरेक्टर लिया? फ्लावर के कलर ले लिया। लेकिन एक कैरेक्टर और कि फ्लावर में ही इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, कुछ फ्लावर प्लांट के टिप पर प्रेजेंट है और कुछ फ्लावर प्लांट के टर्मिनल पोजीशन पर प्रेजेंट है। तब इन्होंने फ्लावर के पोजीशन, जो 5th कैरेक्टर इन्होंने डिटरमाइन किया, फ्लावर का पोजीशन। फ्लावर पोजीशन इज द 5th कैरेक्टर। फ्लावर का जो पोजीशन था इन्होंने उसे 5th कैरेक्टर डिटरमाइन किया। अब फ्लावरिंग हो चुका है, फ्लावर के अंदर पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप भी हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है। अब हमें पता है क्या मिलने जा रहा है? फ्रूट मिलने जा रहा है। तो भैया जो मटर का दाना होता है ना, जो मटर का दाना होता है, बैठे बैठे है ना, दुनिया में कोई केजरीवाल ईमानदार नहीं है। दुनिया का कोई नेता तो ईमानदार हो ही नहीं सकता, कोई हो ही नहीं सकता। कोई नेता ये बोल दे, और भारतीय नेता कि हम ईमानदार, मोदी साहब ये बोल दे कि हम तो फकीर हैं जी, अपना क्या है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। भाई झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है नेता और ईमानदार। एक बार ही एक बच्चे को नेता के ऊपर ऐसे लिखने के लिए बोला गया, हिंदी में लेख होता है कहानी, एक बच्चे को बोला गया कि नेताजी के ऊपर, भारतीय नेताजी के ऊपर लेख लिखो। याद तो करके गया था, लेकिन उस बच्चे ने थोड़ी दिन पहले सांप के ऊपर भी, सरपह सांप के ऊपर भी लेख याद किया था। अब वो जब परीक्षा हॉल में बैठा तो वो नेताजी वाला लेख भूल गया। अब बच्चा तो बच्चा इनोसेंट, उसे सिखाया गया है कि कुछ भी नया आंसर लिख कर आना होता है। अब उस बच्चे ने जो लेख लिखा, मजा आ जाएगा आपको सुन करके। बच्चे ने लेख लिखा, नेता, भारतीय नेता लगभग भारत के हर जगह मिलते हैं।
यह बहुत विषैला होता है। भारतीय नेता, यह बहुत विषैला होता है, एक बार जिसके पीछे पड़ जाए उसका जान लेकर ही छोड़ता है। नेताजी को, भारतीय नेता को जब कोई काम नहीं रहता तो ये अपने बिल में रहते हैं, और जब इनका काम पड़ता है तो इधर उधर घूमते मिलते हैं। सांप का पूरा लाइन यहां ठोक दिया बंदे ने, मजा आ गया। हाँ, बातें करते हैं। यानी अब जो मटर का दाना है ना, मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूं कि एक्चुअली भारत में कोई नेता ईमानदार नहीं, ईमानदार वही है। आप लोग सुनोगे ना तो आपको बिल्कुल घरेलू किचन वाला जोक याद आएगा। ईमानदार दुनिया में वही है, खास करके भारत में ईमानदार वही है जो घर में मम्मी, बहन या भाई या पापा मिलकर के एक साथ बैठ करके मटर छील रहे हो और मटर का दाना जो ना खाए वही ईमानदार है। जो मटर का दाना है ना वही तो फ्रूट है यार, और उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉड, POD, पॉड। अब हम बातें करते हैं जो नेक्स्ट कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा? तो हम बोलते हैं फ्रूट। लिख रहे हैं फ्रूट, लेकिन फ्रूट के ब्रैकेट में हम डाल दे रहे हैं पॉड। ध्यान रखना है, क्योंकि हम बायोलॉजी के बच्चे भी हैं, इसलिए हमें पॉड वर्ड भी याद रखना है। अब फ्रूट को आप देखो तो मार्केट में आप जब मटर खरीदने जाते हो तो कैसा मटर खरीद कर आते हो भाई? ऐसा तो नहीं है भाई, मटर कैसा भी देता यार, 1 किलो देता 40-50 रुपए किलो, ऐसा तो नहीं होता ना भैया। बढ़िया वाला देना, ग्रीन वाला देना, दाना बढ़िया है कि नहीं है, दाना फूला हुआ है कि नहीं है, सब देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मटर खरीदते हैं तो पीला वाला दे, ऐसा नहीं, हरा चाहिए भैया, बढ़िया हरा वाला अगर है तो देना, आप खरीदते हैं ना। यानी मटर के कंडीशन में जो फ्रूट मिला, मेंडल साहब ने 2 कैरेक्टर फ्रूट से भी ऑब्जर्व किया कि फ्रूट का कलर कैसा है। जो मटर का दाना है, मटर का दाना का कलर कैसा है? ग्रीन है या येलो है? जो मटर का दाना है वो कैसा? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ऐसे ऐसा तो नहीं है। मटर का दाना या तो इन्फ्लेटेड होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए बढ़िया, और या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होना चाहिए। मेंडल साहब ने फ्रूट से भी 2 कैरेक्टर लिया। एक कैरेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रूट का कलर। एक को क्या लिया? फ्रूट का कलर। और जो आखिरी 7th कैरेक्टर था वो फ्रूट से ही रिलेटेड था, फ्रूट यानी पॉड से ही रिलेटेड था। पॉड का क्या लिया? शेप। मेंडल साहब यही 7 कैरेक्टर लिए थे। मेंडल साहब यही 7 कैरेक्टर लेकर के पूरे के पूरे कंट्रास्टिंग फॉर्म में स्टडी किए। अब याद होगा जब हम कंट्रास्टिंग फॉर्म की बातें करते हैं तो कंट्रास्टिंग फॉर्म में 2 फॉर्म की बातें करते हैं। उनमें से कोई एक फॉर्म डोमिनेंट हो सकता है तो दूसरा फॉर्म रिसेसिव होगा। ये बात हमें स्पष्ट है। और डोमिनेंट कौन होगा? जो अपने आप को एक्सप्रेस करवा ले उसे हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे, और जो एक्सप्रेस ना करवा पाए उसे हम लोग रिसेसिव बोलेंगे। अगर दोनों ए भी डोमिनेंट तो दोनों मिलकर के एक्सप्रेस करवाएगा, ए भी रिसेसिव तो दोनों मिलकर के एक्सप्रेस करवा लेगा। लेकिन अगर डोमिनेंट भी है और रिसेसिव भी है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो दोनों में से जो अपने आप को एक्सप्रेस करवा लेता है उसे तो हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं, और जो एक्सप्रेस नहीं करवाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव। क्लियर है? अब जैसे मैं बोलूं कि प्लांट हाइट, तो भैया एक प्लांट टॉल है, दूसरा ड्वार्फ है, एक मोटा है, दूसरा पतला है। मोटा है खाते पीते। यानी जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बातें करते हैं तो इनमें से कोई एक कैरेक्टर तो डोमिनेटिंग होगा और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेटिंग है और कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है। देखते हैं, मैं यहां हेडिंग डाल दे रहा हूं। एक साइड जो पहले है डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेंट, और सेकेंड कैरेक्टर हम रिसेसिव लिख दे रहे हैं। ठीक है? सीड से बहुत सिंपल है। मैंने आपको बोला था मार्केट में जब आप किसी भी प्लांट का सीड खरीदने जाओ तो हम क्या चाहते हैं? सीड बढ़िया मिले। अब ये जो मटर है, जो पी प्लांट है, इसका सीड कैसा होता है? राउंड वाला बढ़िया होता है, रिंकल्ड वाला बढ़िया नहीं होता है। तो जो बढ़िया है वो डोमिनेंट है। यानी हमने देखा कि जो राउंड सीड है इसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और जो रिंकल्ड है ये कैसा है? रिसेसिव कैरेक्टर है। क्या बोल रहा हूं? जो राउंड सीड है वो तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और जो रिंकल्ड सीड है वो रिसेसिव। यानी हम बोल सकते हैं ना, ध्यान से सुनना, कि राउंड और रिंकल्ड सीड ये दोनों आपस में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड है।
क्या? तो सीड का शेप की बातें कर रहे हैं और ये दोनों आपस में कैसा है? तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सीड कलर, ध्यान रहे, जो येलो कलर होता है सीड का, यह डोमिनेटिंग फॉर्म होता है, और जो ग्रीन कलर अगर हो गया तो ये रिसेसिव फॉर्म हो गया। मैं इस पॉइंट के ऊपर स्टार लगा दे रहा हूं। स्टार लगाने के पीछे कोई ना कोई रीजन है। रीजन सिर्फ इतना सा है कि फिलहाल मैं क्या बात कर रहा हूं? सीड के कलर। यहां मैं क्या बात करूंगा? फ्रूट का कलर। सीड का जब कलर मैंने बात किया तो डोमिनेटिंग कौन हो गया? येलो कलर। रिसेसिव कौन हो गया? ग्रीन कलर। जब मैं फ्रूट की बात करूंगा, मटर के दाना की बात करूंगा, तो मुझे ईमानदारी से जवाब देना, ईमानदारी से, कोई उसमें लोचा नहीं। मार्केट खरीदने जाते हो तो दाना हमें कैसा चाहिए? ग्रीन या येलो? ईमानदारी से पूछो, दाना ग्रीन चाहिए ना? तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया कि कंफ्यूज अपने को नहीं होना है। दुनिया चाहेगा कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, प्लांट हाइट। ये तो बहुत सिंपल है, जो टॉल होगा और डोमिनेटिंग होगा, और जो वार्फ होगा वो रिसेसिव होगा। अब अपने साथ आ जाए खली भाई साहब, डबरा वाले गुर्जर, सौरभ गुर्जर, याद है ना डबरा का? अपने डबरा का ही है सौरभ गुर्जर, मेरे ही हॉस्टल में मेरे साथ रहता था, है ना? एक नंबर का बढ़िया डॉन, मजेदार वाला डॉन था, है? जो टॉल है वो डोमिनेटिंग होगा और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव हो जाएगा। फ्लावर कलर की बातें करते हैं। फ्लावर कलर में हम या तो इसे रेड भी बोल सकते हैं और या तो इसे वॉयलेट भी बोल सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट होगा, व्हाइट हमेशा क्या होगा? रिसेसिव ही होगा। फ्लावर पोजीशन जो एक्सियल है, एक्सिस से बिल्कुल टॉप पर है, ऐसे फ्लावर को बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल वाला हमेशा डोमिनेटिंग होता है, और जो टर्मिनल यानी किसी किनारे पर प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिसेसिव फॉर्म। नेक्स्ट है फ्रूट का कलर। मुझे बताओ यार, फ्रूट के कलर में यहां क्या लिखूं? ग्रीन लिखूं या येलो लिखूं? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। फ्रूट के कलर में यहां क्या लिखूं? येलो कहां लिखा मैं? फ्लावर तेरा ध्यान किधर है? कल्पना, येलो कहां लिखा हूं बेटा मैंने? कहां येलो दिखाई दे रहा है? अरे बोलो, येलो कहां है आपको फ्लावर कलर में? फ्लावर कलर यहां है। कल्पना, ओ कल्पना, अच्छा पूछ रहे हो, मेरे को लगा बता रहे। ठीक है, फ्रूट कलर। अब हमें पता है कि फ्रूट कलर की बातें करेंगे तो यहां ग्रीन होगा या येलो? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम क्या लिखेंगे? ग्रीन लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर येलो हो जाएगा। फ्रूट का शेप, फूला हुआ दाना लाना चाहते हैं, फूला हुआ लाना चाहते हैं, या फिर ऐसे धसा पिसका फूला हुआ लाना चाहते हैं ना, इन्फ्लेटेड लाना चाहते हैं ना? दैट इज वाई जो इन्फ्लेटेड होगा ये तो डोमिनेटिंग होगा, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा ये कैसा होगा? ये रिसेसिव होगा। ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है मेंडल साहब वाला। मेंडल साहब इन्हीं 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर स्टडी किया, और करने के बाद इनके ऊपर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद दुनिया में फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। क्या यह टेबल याद हो जाएगा? क्या यह टेबल ध्यान रहेगा? क्या यह टेबल ध्यान रहेगा? क्या हाँ या ना? क्या यह टेबल ध्यान रहेगा? क्या हाँ या ना? अब एक चीज और, अगली बात आप लोग बोलते जाओगे, चैटिंग रेडी रखना। ध्यान रहे, जेनेटिक्स की बातें कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स में जितने ज्यादा आप चैटिंग मेरे से करोगे, जितने ज्यादा इंटरेक्शन करोगे, आपका कम्युनिकेशन मेरे तरफ जितना ज्यादा होगा, इस जेनेटिक्स उतना बेटर और बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, रेडी रखना अपना चैटिंग। मुझे बताओ यार, ये जो सीड का शेप है राउंड वाला डोमिनेटिंग है, तो राउंड को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये बात हमें समझ में आता है? ध्यान रहे, राउंड एक जब कैरेक्टर की बातें कर रहे हैं तो कैरेक्टर हमेशा 2 एलिल से हो जाएगा। अब क्योंकि राउंड है और हम प्योर लाइन की बातें कर रहे हैं, मेंडल साहब क्या बोले थे कि जितने सारे कैरेक्टर ये सातों के सातों कैरेक्टर कैसा था? प्योर था, यानी होमोजाइगस फॉर्म में था। यहां हेटेरोजाइगस का कोई फंडा फिलहाल नहीं है।
जब मेंडल साहब शुरुआत स्टार्ट किए तो शुरुआत में हेट्रोजाइगस का कोई भी फंडा नहीं था। क्या? तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस यानी प्योर लाइन है। और हमें पता है कि जब भी कोई एक कैरेक्टर की बातें करते हैं, अब जब राउंड हो गया तो राउंड एक कैरेक्टर हो गया, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला एक जीन होगा, एक जीन के अंदर कितने एलील? 2 एलील। तो कैपिटल आर कैपिटल ये दोनों एलील हो गए। अरे है ना, ये दोनों एलील हो गए और दोनों एलील मिलकर के राउंड वाले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फंडा क्लियर है? अब मैंने आपको बोला था कि जब हम डोमिनेटिंग वाले को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे तो रिसेसिव वाले को किस से रिप्रेजेंट करेंगे? रिसेसिव वाले को हमेशा लोअर केस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? रिंकल्ड वाले को क्या बोलेंगे? स्मॉल डब्ल्यू या फिर स्मॉल आर? बताओ यार, ये तुम लोग बताओगे। स्मॉल डब्ल्यू या फिर स्मॉल आर, दोनों में से कौन सा? स्मॉल आर। वेरी गुड। यानी जिस लेटर से हम डोमिनेटिंग को रिसीव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिस लेटर से हम डोमिनेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं उसी लेटर से हम रिसेसिव को भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब बोलोगे सर राउंड को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट ही किया जाता है या कोई और भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो भाई मेरे कोई भी से रिप्रेजेंट कर दो। हम कैपिटल आर की जगह पर लिख दें कैपिटल डब्ल्यू, कुछ भी लिख दें, लेकिन चूंकि आर लिखने से समझ में आता है थोड़ा सा कि हिंट मिल जाता है, अच्छा आर कहीं ना कहीं राउंड की बातें कर रहा है, अपने सिंपलिसिटी के लिए, अपने सिंपल करने के लिए। क्लियर है? बाकी आप किसी भी अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट है, 26 में से कोई भी लिख दें, कोई गलत नहीं काटने वाला, लेकिन सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए। जो एक ट्रेडिशन है दुनिया का कि दुनिया इसी फॉर्मेट में समझती है चीजों को, तो हम उसी फॉर्मेट में लेकर चलेंगे। नहीं तो ज्यादा काबिल बनने के चक्कर में पता चला आपका नंबर उड़ गया, है ना। और ध्यान रहे बोर्ड का फॉर्मेट चेंज हो गया है, सीबीएसई ने तो अनाउंस कर दिया है और मुझे पूर्णतः विश्वास है, पूरी तरीके से विश्वास है कि एमपी बोर्ड का भी फॉर्मेट वही होने जा रहा है। इसलिए एमपी बोर्ड वाले भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर देवें। बात क्लियर हो रही है? बात करते हैं। अब जब येलो को रिप्रेजेंट करेंगे तो येलो कैसा है? डोमिनेटिंग कैरेक्टर, तो कैपिटल वाई। ग्रीन इसी का रिसेसिव फॉर्म है तो स्मॉल वाई। ध्यान रहे जब वाई का रिप्रेजेंटेशन हो तो हमें क्लियर कट पता चले कि कब कैपिटल लिख रहे हैं कब वाई, नहीं तो कई तो लिख देता है ऐसे ए वाई ले भाई, समझते रहे कौन कैपिटल कौन स्मॉल। भाई थोड़ा सा सभ्यता के साथ, है ना, अपने अंदर अल्फाबेट का भी संस्कार आना चाहिए। ये तो बहुत फेमस है, तो 10th में भी आपको करवाया गया होगा। टॉल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी। तो इसके ड्वार्फ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर। या फिर कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल वी। क्लियर है? हाँ या ना? एक्सियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए। ग्रीन वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल जी। तो येलो वाले को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल जी। अगर मैं कहीं गलत करूं तो मुझे बता देना, ये नहीं कि जो सर लिख रहे हैं वही सही होगा, कोई जरूरी बात नहीं है, मैं बीच में कहीं गलत भी कर दूंगा, ध्यान रखना। इन्फ्लामेटेड वाले को बोलेंगे कैपिटल आई, तो इसे क्या लिखेंगे? स्मॉल सी। बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाऊं? क्यों नहीं? अच्छा मैंने गलत किया तो मैं पकड़ भी जाए। ध्यान रहे इसे कैपिटल सी नहीं लिखेंगे, इसे स्मॉल आई लिखेंगे। क्या यह बात क्लियर है? अब तो क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई परेशानी नहीं है, अब तो बात समझ में आ रहा होगा। इस सातों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या ध्यान रहेगा? क्या यह बात आपको अच्छे से याद रहेगा? क्या आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसे फटाफट, जितना जल्दी नोट कर सकते हैं नोट कीजिए। अब ये तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे जो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना? अब याद होगा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मेंडल साहब ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके
यह बात बताया दुनिया को कि रिजल्ट ऐसा ऐसा भी आ सकता था। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए मेंडल साहब आखिर किन टेक्निक को उन्होंने इस्तेमाल किया? तो याद होगा, ये मैंने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट आपको पढ़ा रहा था, तब भी इस दोनों वर्ड को आपको समझाया था, तब भी इन दोनों वर्ड को आपको मैंने समझाया था। अब ब्लर हो रहा है लेकिन दिख रहा है, इतना दिख रहा है कि आप समझ सकते हो मेरे लैंग्वेज को। ये जो क्वेश्चन पूछा ना, विश्वास नहीं सागर समाधिया सर, मेंडल सर को कैसे पता? तो भाई मेरे लेक्चर को ध्यान से सुने होंगे, तो मैंने बोला था कि शुरुआत में मेंडल साहब कितने कैरेक्टर लिए थे? 122, 122 कैरेक्टर लिए थे। आउट ऑफ 122 फाइनली मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर को चूज किए? सिर्फ 7। क्यों? क्योंकि बाकी कैरेक्टर जब एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए, जब उनके ऊपर रिसर्च करना शुरू किए, तो पता चला वो तो हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी है, वो तो इम्प्योर है। बात समझ में आ रही है? दैट इज वाई 7 कैरेक्टर, सिर्फ वही 7 कैरेक्टर को इन्होंने चूज किया जो प्योर लाइन के थे। क्लियर हो रहा है सागर? ओके। हाँ, आपको नहीं करवाया कल्पना, बाकियों को बहुत बच्चों को करवा दूं। इम्प्योर मिला होगा भाई, इसने नहीं लिया। अब बातें करते हैं कि मेंडल साहब ने कौन से 2 टेक्निक को इस्तेमाल किया। बातें करते हैं। एक टेक्निक था, एक टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, एक टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बैगिंग, और जो सेकंड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैगिंग। अब इमैस्कुलेशन और बैगिंग आखिर है क्या, समझते हैं चीजों को। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, जैसे आप लोग इंग्लिश में बचपन में पढ़े होंगे, एक होता है फेमिनिन और एक होता है मैस्कुलिन। फेमिनिन किसे रिप्रेजेंट करता है? फीमेल वाले कैरेक्टर। एक मैगजीन भी तो आता है ना, फेमिना करके और उस मैगजीन में जहां तक मेरे को पता है ना, जहां तक मैं जानता हूं चीजों को, उस फेमिना वाले मैगजीन में सिर्फ फीमेल के बारे में ही एक्सप्लेनेशन रहता है। भारत की सबसे ताकतवर लेडी कौन? बहन मायावती जी। भारत की सबसे खूबसूरत महिला कौन? सोनिया गांधी जी। भारत की सबसे अच्छी हिंदी कौन बोल पाती है महिला? सोनिया गांधी जी, है ना? तो उसमें यही सब छपा रहता है और बढ़िया बढ़िया चित्र रहता है जो देखने में और ज्यादा मजा आता है। और दूसरा वर्ड क्या है मेरे पास? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन का मतलब क्या? मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं कि हमारे क्लास का जो लड़का है यश दुबे, वो मैस्कुलिन के जैसा है, यानी मेल के जैसा है। मैं बोलूं हमारे क्लास की कोई बच्ची है जो फीमेल है, तो फेमिनिन वाला कैरेक्टर। अब यहां पर वर्ड देखो आप, वर्ड क्या है? मैस्कुलेशन। लेकिन मैस्कुलेशन से पहले एक लेटर जुड़ा, मैं देख लेता हूं अपने मोबाइल में, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ठीक है, ब्लर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, 150 Mbps चल रहा है और फिर भी अगर डाटा इस तरीके से काम आ रहा है तो सोच सकते हो मैं क्या कर सकता हूं क्लास के लिए। अब यहां पर इमैस्कुलेशन 2 वर्ड है। मैस्कुलेशन वर्ड किसके लिए? तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन यानी मेल की बातें कर रहा है। और ये जो वर्ड है ना, ये जो लेटर है ना, ई का मतलब क्या? एब्सेंट। अब हमें पता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, ये मान के चलो ये फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है। अब मेल और फीमेल दोनों है। जब ये फ्लावर बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा, तो इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होने का चांसेस पूरी तरीके से है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? मेंडल साहब क्या चाहते थे? कि इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन रोकने के लिए मेंडल साहब ने क्या किया? एक टेक्निक अपनाया, जिस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक फाइन सीजर के थ्रू काट करके हटा देते हैं। यानी इमैस्कुलेशन में हमने इमैस्कुलेशन में हम लोग किया क्या? तो रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिमूवल ऑफ स्टेमन, हमने स्टेमन को कट करके हटा दिया।
स्टेमेन को हमने कट करके हटा दिया, और स्टेमेन से भी बढ़िया वर्ड क्या कि जितने सारे मेल होंगे सबको हटा दिया, तो इसके लिए वर्ड का इस्तेमाल करेंगे एंड्रोइसियम, रिमूवल ऑफ एंड्रोइसियम। यानी इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जितने सारे एंड्रोइसियम थे, जितने सारे मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर थे, उन सबको सीजर से कट करके हटा दिया। तो इसके अंदर से बचा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बची। लेकिन फीमेल के साथ क्या दिक्कत है, ये तो किसी के साथ जा सकती है, कोई भी पॉलन ग्रेन आएगा और पॉलिनेशन करके चला जा सकता है। मेंडल साहब बोले यार अगर सिर्फ इमैस्कुलेशन करेंगे, सिर्फ मेल वाले पार्ट को हटाएंगे और फीमेल को हम ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो भाई मेल तो मेल है, कोई भी मेल आएगा देखेंगे अच्छा फीमेल अकेली है, पॉलिनेशन करके चला जाएगा। तो मेंडल साहब क्या बोले, नहीं, मैं इमैस्कुलेशन के बाद जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हटा देंगे तो इस फ्लावर के अंदर जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उस फ्लावर को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। किसके थ्रू, तो पेपर बैग के थ्रू। अब इस फ्लावर को क्या कर दिया गया, एक पेपर बैग के थ्रू कवर कर दिया गया, एक पेपर बैग के थ्रू कवर कर दिया गया। अब जब कवर कर दिया गया तो क्या कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स आकर के पॉलिनेशन कर सकता है क्या, जवाब होगा नहीं। यानी ऐसा तो नहीं होगा ना कि कहीं का पॉलन ग्रेन आएगा, कोई इंसेक्ट लेकर आ जाए, हवा लेकर आ जाए, वाटर लेकर आ जाए, कोई भी पॉलन ग्रेन्स लेकर चला है और इसे पॉलिनेशन करवा दे, अब नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसे क्या कर दिया गया है, कवर। और इसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे 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 ग्रोथ करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। मेंडल साहब जब देखेंगे इस पेपर बैग को हटा के, अच्छा ग्रोथ कर गया है, जब मेंडल साहब को महसूस हो गया कि हाँ अब तो ग्रोथ हो गया है, तो इस पेपर बैग को हटाएंगे, हटाने के बाद पॉलन ग्रेन्स लाएंगे अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, जिसके साथ वो पॉलिनेशन करवाना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन्स को लाएंगे और लाकर के इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। कोई एक पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन करेगा, आगे का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हो चुका होगा। ये जो पेपर बैग से कवर किया गया ना, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, बैगिंग, यानी कवरिंग ऑफ फ्लावर। और फ्लावर में भी मेनली हम क्या बात करना चाहते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस सिस्टम को कवर करने का जो तरीका है, उस तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग। यानी इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, ये दो फेनोमेनन था जिसको इस्तेमाल करके मेंडल साहब ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट को फुलफिल किया। और इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल कर करके न जाने कितने सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने करते गए। क्या यह बात क्लियर हो रही है, क्या यह बात क्लियर हो रही है? एक बार और रिपीट करते हैं, इसका रिक्वेस्ट है कि एक बार और रिपीट। बहुत सिंपल है बेटा इसका। मैं बोल रहा था कि मान के चलो कि एक ऐसा फ्लावर जो बाइसेक्सुअल, लो भाई मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। अब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना करे। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है और हम चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना करे। अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन ना करना देना चाहते हैं तो भाई या तो फीमेल हटा दो या तो मेल हटा दो, क्योंकि फीमेल को नहीं हटा सकते, मां होती है। तो मेंडल साहब क्या किए कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जो एंड्रोइसियम था, एंड्रोइसियम को सीजर से या ब्लेड से कट करके हटा दिए। ये जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्टेमेन या फिर एंड्रोइसियम को इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से कट करके हटा दिया गया, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, इमैस्कुलेशन। यानी इमैस्कुलेशन है क्या, तो रिमूवल ऑफ एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम क्या होता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हटा दिया जाए, उस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या देते हैं, इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन तो कर दिए, मेल को तो हटा दिए, लेकिन अगर ये फ्लावर एज इट इज खुला रहेगा, फीमेल एज इट इज खुला रहेगा, खुली रहेगी, तो कोई भी कहीं से पॉलन ग्रेन आएगा, किसके थ्रू, या तो हवा के थ्रू, या तो इंसेक्ट्स के थ्रू, या तो विंड के थ्रू, किसी के थ्रू भी पॉलन ग्रेन्स आ सकता है और आकर के इसे पॉलिनेशन करके जा सकता है। तो ये तो अनवांटेड पॉलिनेशन हो गया ना, हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हुआ ना। मेंडल साहब जैसा रिजल्ट चाहते थे, जैसा पॉलिनेशन करवाना चाहते थे, वैसा तो नहीं हुआ ना। तब मेंडल साहब क्या किए कि अगर हम इमैस्कुलेशन करके इस फ्लावर को एज इट इज छोड़ देते हैं, इस फ्लावर को यूं ही छोड़ देते हैं, तो पॉलिनेशन अनवांटेड हो जाएगा। तो मेंडल साहब एक दिमाग और लगाए क्या, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो फ्लावर है इसको पेपर बैग के थ्रू कवर कर दो। लो भाई,
अब पेपर बैग के थ्रू कवर कर देंगे तो कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स आकर के इसे पॉलिनेशन अब नहीं कर सकता है। ये जो पेपर बैग के थ्रू इस फ्लावर को कवर किया गया, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग। यानी हमने क्या कर दिया, बैगिंग, बैग के अंदर पैक कर दिया। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो चुकी होगी, पॉलिनेशन के लिए रेडी हो चुकी होगी, मेंडल साहब देखते हैं अच्छा तो रेडी हो गई है, लाते हैं तेरे लिए मेल पार्टनर, दुल्हा ढूंढ कर लाते हैं। अब मेंडल साहब जाएंगे, जिसके साथ पॉलिनेशन करवाना चाहते थे उस पॉलन ग्रेन्स को उठाकर लाएंगे, उस पॉलन ग्रेन्स को उठाकर लाएंगे और उठाकर ला करके इस पेपर बैग को यहां से हटाएंगे और इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर देंगे, छिड़क देंगे। आगे चलकर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, यानी जैसा हम आगे प्रोडक्ट चाहते थे वैसा हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। यानी इमैस्कुलेशन और बैगिंग वह टेक्निक है जिसके थ्रू मेंडल साहब क्या किए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। क्या यह वर्ड क्लियर हुआ, इसी का क्लियर है? आगे बढ़ जाओ।